5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार, पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट। एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, एबीपी न्यूज के चुनावी शो घोषणा पत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। वैसे तो आप जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, इसलिए हॉल में मौजूद सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, भले ही आप डबली वैक्सीनेटेड हैं, और मास्क जरूर पहनें। तो घोषणा पत्र जितने लोग देखते रहे हैं वो ये जानते हैं कि ये चुनावी शो है और चुनाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज होता है। आप जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उन राजनीतिक दलों के अध्यक्ष या प्रभारियों को आमंत्रित करते हैं जिनका आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता के लिए क्या विजन है, क्या घोषणा पत्र है, वो यहाँ आए और आकर जनता के बीच में उसे रखें। लेकिन आज के हमारे मेहमान भी बेहद खास हैं। उत्तराखंड में उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है राजनीति का, क्योंकि वो भाप लेते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है और वो फिर उसी के होकर रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत की। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिनके साथ कई बड़े बड़े विवाद भी जुड़े रहे हैं। इस बार चुनावी मौसम में हरक सिंह का कांग्रेस नेताओं से मेलजोल बढ़ाना बीजेपी को इतना नागवार गुजरा कि उन पर 2 तलवारें एक साथ चलाईं। एक तो उन्हें उत्तराखंड में धामी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया और दूसरे बीजेपी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। लेकिन बर्खास्तगी, निष्कासन, दल बदल, बगावत, ये सब मानो हरक सिंह रावत के लिए कोई नई बात नहीं है। उनका राजनीतिक सफर 1990 के दशक में बीजेपी से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद वो जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से होते हुए फिर बीजेपी में लौटे। वो 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार से बगावत करके ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने तब उन्हें इसका इनाम भी दिया। 2017 में सरकार बनने के बाद हरक सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हरीश रावत की सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। तब की बगावत पर इनाम मिला, लेकिन इस बार भी बगावत पर उन्हें न सिर्फ मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वैसे हरक सिंह रावत की गिनती बड़े कद्दावर नेताओं में होती है। वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके नाम हर बार नई विधानसभा सीट से चुनाव जीतने का अनूठा रिकॉर्ड भी है। लेकिन इस बार अपने पारंपरिक अंदाज वाले राजनीतिक खेल में लगता है वो फंस गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कभी हरक सिंह की बगावत में अपनी सरकार गंवा चुकी कांग्रेस क्या उन्हें वापस ले लेगी? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरक सिंह रावत जी, जो हमारे बीच में मौजूद है। आपको चाहूंगी कि मैं आप स्टेज पर आएं और 2 मिनट में यहां जनता के बीच अपनी बात रखें। बताएं उत्तराखंड को आपकी जरूरत क्यों है। आप सबको मेरा प्रणाम। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, छात्र राजनीति से 1980 में जब मैंने विश्वविद्यालय में, गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, बीएससी में प्रवेश किया, तब से मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति, फिर आगरा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में, फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का महासचिव रहा और शिक्षकों की राजनीति उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की उच्च शिक्षा के शिक्षकों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करने का मुझे मौका मिला। मैं विद्यार्थी परिषद गोविंदाचार्य जी के साथ संगठन मंत्री के रूप में काम कर चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी पौड़ी जिले का 26 साल में अध्यक्ष बन गया था। श्री रामकार सेवा समिति का पूरे उत्तराखंड का संयोजक था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड बनाने का पहला प्रस्ताव किया था
उस समिति का मैं महामंत्री था। वहाँ से राजनीतिक शुरुआत करते हुए 91 में जब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर गया, मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी और मुझे पहली कल्याण सिंह की सरकार में माननीय राजनाथ सिंह जी और मुझे साथ साथ काम करने का, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। उत्तराखंड में बलि प्रथा हो, गढ़वाल विश्वविद्यालय की लड़ाई हो, गढ़वाल विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की लड़ाई हो, दहेज प्रथा के मामले हों, उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का जो मेरा सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि मैं 93 में भी भाजपा से जब दोबारा विधायक जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था और 1994 में जब उत्तराखंड का राज्य का आंदोलन चला तो मुझे उस समय दल की राजनीति खत्म हो गई थी उत्तराखंड में। तो मैंने एक गैर राजनीतिक संगठन उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा बनाया और लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना दिया। मुलायम सिंह जी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, विधानसभा के अंदर भी लड़ता था और सदन के बाहर भी लड़ता था। मैं सिपाही का बेटा हूं, मेरे गांव में सड़क भी नहीं थी, पैदल जाते थे हम लोग, बिजली भी नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों में अध्ययन किया है। हमारे पास मिट्टी तेल भी नहीं होता था, जो लकड़ी जला के मेरी दादी जब खाना बनाती थी उसकी आग में बैठ के हम पढ़ाई करते थे। उन परिस्थितियों से निकलकर उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड के लोगों ने हमें मौका दिया। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन जुनून था, जुनून है कि जब तक सांसें हैं, जब तक ईश्वर ने ये जीवन दिया है, हम क्या कुछ कर सकते हैं इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो रास्ता कुछ कोई भी हो सकता। मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं, मैं विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा, उत्तराखंड में भी कहा कि हम मां के पेट से केवल भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुए हैं। हम मां के पेट से उत्तराखंडी के रूप में पैदा हुए हैं, देश के नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं। हमारी आस्था पहले प्रदेश के प्रति है, उसके बाद राजनीतिक दल के प्रति है। आप इधर आए तो हम विस्तार से आपसे बात करें। आप इधर आइए, विराजमान होइए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि आपको राजनीति में कई मौके मिले, तो आप पर आरोप ये भी लगते हैं, मौका परस्ती के आरोप लगते हैं। ये कहा जाता है कि आप कभी एक जगह टिकते नहीं। ये जो तमाम आरोप आप पर लगते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कभी खुद नहीं निर्णय लिया, परिस्थितियां निर्णय लेती है। जब मैंने भाजपा छोड़ी थी, भाजपा को बचपन से पाला। जब भाजपा को उत्तराखंड में बड़ियों की पार्टी कहती थी, मैं किसी गांव में जाता था, कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता था। मैंने स्कूटर से जो है, जहां स्कूटर जा सकता था, सड़कें थी, स्कूटर जाके गांव पैदल घूम के भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में खड़ा किया। जो आज जितनी टीम है ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की, स्वर्गीय शोभन सिंह जीना, देवेंद्र शास्त्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगत सिंह कोश्यारी जो राजस्थान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ये 4-5 गिने लोग थे। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से था, इसलिए इनके साथ केवल अकेले होते थे, लेकिन मेरे साथ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति और शिक्षक राजनीति के कारण मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं भाजपा छोड़ूंगा उस दिन, लेकिन मैं उत्तराखंड के राज्य के लिए, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी उस दिन महत्वपूर्ण नहीं थी। उस दिन मेरे लिए राज्य का आंदोलन महत्वपूर्ण था। मैंने जब 2016 में कांग्रेस छोड़ी, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मेरे 4 घंटा, कल आपके इसी कार्यक्रम में माने हरीश साहू जी थे, मेरे बड़े भाई हैं, मैं 4 घंटा उनके साथ बैठा। मैंने उनसे कुछ बातचीतें की, लेकिन जब उन बातचीत से कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया तो मैंने नाराजगी व्यक्त कर दी। आज मैंने नहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां बनी। मुझे प्रहलाद जोशी जी ने देहरादून से दिल्ली बुलाया कि आप आ जाओ। मैं दिल्ली आया, सोशल मीडिया में छप गया। अब सोशल मीडिया मेरी पकड़ तो नहीं है ना सोशल मीडिया में। और ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मैंने कांग्रेस के किसी नेता से कोई बात नहीं की थी। हाँ,
गणेश गोदयाल जी मेरे छोटा भाई है, मैंने राजनीति में उसको बहुत मदद की है। प्रीतम सिंह जी मेरे मित्र है, मैंने वो बहुत उन लोगों के फ़ोन आए थे, देवेंद्र यादव जी का मुझको फ़ोन आया था, लेकिन मैंने उनसे कोई सम्मिलित होने की बात नहीं की थी। मैं तो अमित शाह जी से मिलने के लिए आया था, क्योंकि अमित शाह जी ने 1-2 महीने पहले मुझको टेलीफोन करके कहा कि हरक सिंह जी, उनके 8 मिस कॉल थी, मैं देख नहीं पाया, तो मैं रात के 10:14 पर उनकी 8 मिस कॉल थी, तो मैं 10:41 पर जब देखा तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा होम मिनिस्टर साहब आपसे बात करेंगे। अमित शाह जी ने मुझसे कहा, हरक सिंह जी तुम्हारी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने जी आपको क्यों शक हो रहा है, मैं अंतिम सांस तक रहूंगा। कहने यार छोड़ के मत चले जाना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब मैंने अमित शाह जी को यह वचन दिया था, ये जानते हुए कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, लेकिन मैं देहरादून से दिल्ली आया, मैं ग्रीन पार्क अपने घर पे गया, मेरे साथ उमेश शर्मा काऊ थे। मैंने कहा भाई इस समय आराम करो, कल सुबह बहुत देर हो गई है। अनिल बलूनी जी जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उनसे फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा भाई साहब मैं सुबह मिलने के लिए आऊँगा। और मैं अमित शाह जी से मैं फ़ोन मिला रहा था, अमित शाह जी को मैंने फ़ोन मिलाया ही था, तब तक मुझे किसी साथ में बैठे किसी ने कहा कि साहब आपको तो पार्टी से निकाल दिया। मैं कोई दूध पिता बच्चा तो था नहीं, या पार्टी का इतना सीनियर नेता लीडरशिप, उनको लगता था कि नहीं भाई हमारा जो विधायक है उसको वो जीत सकता है चुनाव, मुझसे कह देते, क्या दिक्कत थी। आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, अब जब पार्टी ने निकाली दिया तो स्पष्ट कर दीजिए ना कि आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए अब मैंने कल जब ये परसों रात को जब 9-10 बजे के आसपास ये घटना हुई, तो मैंने कल, क्योंकि सुबह से मैं जैसे सो के उठा हूँ मेरे घर पे ग्रीन पार्क में, और रात के 10 बजे तक आप विश्वास से करोगे मीडिया ने मुझे घेर के रखा। मुझे 1 मिनट की फुर्सत किससे बात करने की नहीं मिली। तो मैंने आज सुबह, आज भी बहुत मीडिया था मेरे पास, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं हूँ नहीं घर पे, और मैं अभी चलते हुए मीडिया से मिला हूँ जब मैं घर से निकला हूँ। मैं अपने कमरे में बंद होकर आज मैंने बातचीत की है, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का, विपक्ष के नेता का, प्रभारी का, हरीश रावत के भी बहुत नज़दीकी लोगों का, सबके मुझको आज टेलीफोन आया, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है, कि बड़ा स्वागत किया है, और उन्होंने कहा हम बातचीत कर रहे हैं। अब आज जाके बातचीत हुई है, और वो अब मुझे बताएंगे कि जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी वो करेंगे, तो आज तय करेंगे। अगला सवाल आपसे संगीता तिवारी पूछेंगे। हरक सिंह रावत जी, इसी मंच पर हरीश रावत जी ने कहा कि आप लोकतंत्र के गुनहगार हैं और आपको पश्चाताप करना चाहिए। क्या आप ये मान रहे हैं कि आप लोकतंत्र के गुनहगार हैं और आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? मैं लोकतंत्र का गुनहगार तो नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र का संरक्षक हूँ, उत्तराखंड का हितैषी हूँ, उत्तराखंड के नौजवानों का, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा को, लोगों के उत्तराखंड, क्योंकि वो दर्द मेरे अंदर भी है। कई बार लोग कहते हैं ना कि आपके आंसू क्यों निकलते हैं, मैंने कहा ये कोई बनावटी आंसू नहीं है, आप रोक के देखें ना कोई जरा, ये दिल का दर्द है। और सही मायने में अपने को राजनीति में फिट नहीं महसूस करता हूँ, क्योंकि इमोशन के लिए मैं कई बार सोचता हूँ, मैं दिमाग से जब काम लेता हूँ तो यहाँ बैठे हुए, मैं कैबिनेट में जब रहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी कोई अधिकारी जब कोई बात बोलता है तो मुंह भी नहीं खोलता, मैं पहले बोल देता हूँ। कई बार मुख्यमंत्री कहता हूँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझ पे टिप्स पे परिस्थितियां बनती हैं। हरीश, मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं कोई घमंड नहीं मेरे अंदर, मैं कोई दल बदलू नहीं हूँ। मुझे लोग मजबूर करते थे रास्ता बदलने पे, मुझे मजबूर करते हैं, मैंने नहीं दल बदला, लोग परिस्थितियां ऐसी खड़ी कर देते हैं। और इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि अगर मुझे उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा के लिए एक बार नहीं 1,00,000 बार मेरे माफी मांगने से अगर उत्तराखंड का भला होता हो, मेरे झुकने से मुझे कोई घमंड नहीं है। मैं तो एक सिपाही का बेटा रहा हूं, मैंने अपनी परिस्थितियां आपको बताई हैं, तो मैं 100 बार नहीं 1,00,000 बार झुकने के लिए तैयार हूं।
घुटने टेकने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उत्तराखंड के व्यक्तिगत के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए। आपने अपने भाषण के दौरान, आप मंच पर जब मौजूद थे तो आपने हरीश रावत को बड़ा भाई कहा, लेकिन 2016 में जो आपने किया उसको लेकर उनमें नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, हरक सिंह रावत अपने लिए बहुत स्वाभिमानी हूँ। कई बार लोग स्वाभिमान में और घमंड में अंतर नहीं कर पाते कि कई बार लोगों के अंदर घमंड होता है, लोग कहते हैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जबकि वो उनका घमंड ईगो होता है। मैं ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं बहुत बड़ा अंतर समझता हूँ, बहुत आसान समझ सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई घमंड नहीं है। हरीश रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, मिलके हरीश भाई और मैं मिलकर, हरीश भाई ने अभी आप ही के कार्यक्रम में देहरादून में जब कार्यक्रम था, मैं भी मंच पे मैं भी था, उन्होंने आप ही के कार्यक्रम में इतनी तारीफ मेरी की, मैं भी वहां बैठा था। और मैं आज कह रहा हूं, ये मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस भाजपा ने मुझे निकाल दिया है। मैंने उस दिन भी कहा, सार्वजनिक मंच से कहा, भाजपा के मंत्री के रूप में कहा कि भाजपा, कांग्रेस, इन सारे दलों की सीमा को छोड़ दिया जाए तो हरीश रावत जी, दूसरा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में प्रभावशाली हो सकता है, मंत्री के रूप में हो सकता है, पार्टी के अध्यक्ष रूप में हो सकता है, लेकिन हरीश रावत का पूरे प्रदेश के अंदर अगर पार्टी से भी हटकर देखा जाए तो उनका प्रभाव है। आप ही ने कांग्रेस सरकार को करप्ट बताया था, आप ही ने समय समय पर ये सवाल भी उठाए थे। अब वापस आप कांग्रेस में जाने की बात भी कह रहे हैं अगर कांग्रेस मुझे नहीं लेगी तो मैं उनके लिए प्रचार भी करूंगा। देखिए, कोई तो पार्टी और करनी में फर्क तो यहाँ पर भी। और ये बताइए कि करप्शन का दाग धोने वाला ये वॉशिंग पाउडर कौन सा है, कि कोई विशेष वॉशिंग पाउडर? जो चीजें हमने उस दिन कही थी, उस समय हमने कोई आरोप लगाए कांग्रेस में, जनता ने फैसला दे दिया, सजा दे दी, लेकिन एक अपराध के लिए, एक गलती के लिए बार बार नहीं। और कोई पार्टी खराब नहीं होती, मैं आज आपको कह रहा हूं। उस पार्टी में काम करने वाले लोग, पार्टी हर पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती, उद्देश्य बनाती है। अगर आप हर पार्टी का घोषणा पत्र, वो सिंगल मैन पार्टी भी होगी, उसका घोषणा पत्र भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं स्वर्ग हो जाएगा प्रदेश और देश। हरक सिंह जी, आप बहुत धार्मिक किस्म की बातें बहुत कर रहे हैं। आप बीजेपी को साफ भी बता रहे हैं, आपके माँ, आपकी दादी, और अब जब आपने भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख किया तो आपके आंसू भी निकल आ रहे हैं। लेकिन पिछले 4-4.5 साल से उसी भारतीय जनता पार्टी में आप घुट करके रह रहे हैं, जो अभी आपने कहा है। आखिर उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसके लिए आप आंसू बहा रहे थे, उसका निंदा कैसे कर पाएंगे? ये लोग कैसे विश्वास करें कि आप भारतीय जनता पार्टी को, या कांग्रेस कैसे ये विश्वास करे कि आप उसी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सचमुच लगेंगे, या लोग आप पे क्यों विश्वास करें? देखिए, मैं पहले भी कहता था, मैं विधानसभा में कहता था, हम तो वकील हैं और ये ईश्वर की कृपा से आदमी के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि जो अच्छाई है, मैं कभी व्यक्ति बिलो बेल्ट किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन भाजपा ने जो उत्तराखंड में किया है ना, उसकी रोटी खा ली ना। 14 में जितवा दिया पार्लियामेंट में, अभी 19 में जितवा दिया, 5 पार्लियामेंट में, 17 में जितवा दिया। अब जो अब उन्होंने काम किया उसका उत्तराखंड की जनता ने दे दिया, जो नहीं किया और जो उम्मीदें कांग्रेस से, वो कल कांग्रेस भी ठीक नहीं काम करेगी, कांग्रेस के खिलाफ भी लोग खड़े होंगे। मैं ये सोच के भाजपा में आया था कि अब अंतिम सांसें भाजपा में लूंगा। अब भाजपा ने बिना गलती के मुझे सजा दे दी, निकाल दिया। सरकार आती नहीं आती, मैं घुटन महसूस कर रहा था, तो भी ये सोच के कि भाई भाजपा में आया हूं, लोग क्या कहेंगे। मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था, इसलिए छोड़ के जाने नहीं चाहता था, लेकिन अब जब आपने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे निकाल दिया, तो क्या करूं, मैं घर बैठ जाऊं? मैं आपसे, श्रीवास्तव जी है ना, आप, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं क्या करूं मैं। देखिए, हमारे ब्लड में राजनीतिक व्यसन है, मैं आ जाऊं तो 4 दिन तो घर बैठ जाएंगे,
5वें दिन ऐसा लगने लगता है कि अब जिंदगी जीनी है तो जब तक ये सांसें हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं घर बैठ जाऊं? नहीं बैठ सकता ना। जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और बड़ा सकारात्मक पक्ष का आपका सामने आया। एक चीज़ जो अभी आपने लास्ट में कही कि आप एग्रीकल्चर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं, राजनीति में तो आपने एक लंबी पारी खेली और अभी आप बार बार ये भी व्यक्त करते हैं कि अब राजनीति करने की, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। तो क्या इस वजह से आप ये घोषणा करेंगे कि अब आप ना तो चुनाव लड़ेंगे ना किसी राजनीतिक दल में जाएंगे और सिर्फ खेती करके एक उत्तराखंड में एक हरित क्रांति लाएंगे? मैं एक निवेदन करूं आपसे, आप सुबह विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैं मंत्री था, मैंने जयखाल में भी कुछ काम कर रहा हूं। मैं सुबह घर में फोन करता हूं कि आज किस खेत को पानी दिया, दीमक तो नहीं लग गया। फिर शाम को फोन करता हूं कि आज तुमने क्या क्या काम किया है। मुख्यमंत्री के यहां उतनी भीड़ नहीं होती, चाहे मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, सबसे अधिक भीड़ मेरे पास होती है। लोग प्यार करते हैं। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। मैंने जब भाजपा में था, मैंने प्रहलाद जोशी जी से भी, नड्डा जी से भी कहा था, और आज मैं कांग्रेस से भी, अगर कांग्रेस में सम्मिलित होता हूं तो मैं कांग्रेस से भी कहूंगा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मुझे मौका दो। क्योंकि जब कोई चुनाव लड़ता आदमी तो एक जगह बन जाता है। जहां हरक सिंह को भाजपा लड़ा दे, कांग्रेस लड़ा दे, जहां हरक सिंह रावत, भगवान, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपने उत्तराखंड के लोगों पे भरोसा है। जहां हरक सिंह रावत को लोग ये नहीं देखते हैं लोग कि हरक सिंह भाजपा से लड़ रहा है, कांग्रेस से लड़ रहा है, लोग देखते हैं हरक सिंह लड़ रहा है, इसलिए मैं आप इच्छुक नहीं है, आप इच्छुक नहीं, लेकिन आप लड़ेंगे अगर लड़ने को कहा जाए। देखिए, पार्टी अगर कहेगी, क्योंकि 2+2 होता है। कौन सी पार्टी सर? अभी आपकी कोई पार्टी? अगर माना कांग्रेस ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो एक सीट मैं जीत के दिखाऊंगा, तो भाजपा की एक सीट कम होगी, तो भाजपा, कांग्रेस को 2 सीट का फायदा होता है। जो सीट कांग्रेस नहीं जीत रही, अगर उस सीट मुझे मिल गई जीत के, 2 का फायदा होता है। और क्योंकि राज्य छोटा है, 36 विधानसभाएं चाहिए, तो कई बार बड़े उद्देश्य के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी होती है। तो अगर पार्टी के, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार थक चुका हूं एमएलए की राजनीति से। मैंने भाजपा में भी कहा था कि मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से कहा, मुझे भाई चुनाव मत लड़वाओ, अगर लड़ाना है तो ये लड़की है हमारे परिवार के, किसी को लड़ाना है तो इसको लड़ा दो, और मुझे पार्टी में काम दे दो। और वही बात मैं कांग्रेस से भी करूंगा। हरक सिंह जी, जी आपको भगवान का दिया बहुत कुछ है और इस हालत में पहुंच गए कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है टाइप्स, लेकिन एक मलाल आपको अभी भी आपकी सारी बातों में है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी आपको नहीं मिली। अब कांग्रेस में जा रहे हैं तो वहाँ पहले से आपके बड़े भाई चीफ मिनिस्टर को अपने को घोषणा ही कर चुके हैं और कह रहे हैं कि अब मुझे पार्टी से भी घोषणा का इंतज़ार नहीं है, जनता ने तो मुझे मान ही लिया है। आप इस मंच से बोल के जाएंगे कि मैं हरीश रावत एज ए चीफ मिनिस्टर को चेहरा रख के चुनाव में उतरूंगा कांग्रेस की ओर से, और मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार नहीं होऊंगा? देखिए, मैंने कहा मैं शुद्ध रूप से व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हूँ। इतना मैं भी जानता हूँ, जब मैं 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया 16 में, तो मैं जानता था ये मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। इसलिए हमने त्रिवेंद्र रावत की बात को स्वीकार कर लिया। मैं जब तीरथ सिंह रावत हॉस्टल वार्डन था, जो चीफ मिनिस्टर बना, हमारा सांसद है, उसको मैंने बच्चे की तरह 3 साल पाला। मैं हॉस्टल वार्डन था, मैंने अपना फर्नीचर अपने ऑफिस से हटाकर उस तकट डलवाया, उसको 3 साल कपड़े भी मैं बनाता था, उसको छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। जब मैं उसके नेतृत्व में मंत्री रह सकता हूं, धामी अभी जब विधायक था, मैं मंत्री था, 4-4 घंटे मेरे पास बैठता। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने, जब मैं कोटद्वार में 91 में मंत्री के रूप में छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, योगी जी जनरल सेक्रेटरी, छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी चुनाव लड़े थे और 4थे नंबर पर रहे थे, तो मैं शपथ ग्रहण समारोह में गया था तो मेरे नारे लगाए थे। तो जब मैं उनके साथ परिस्थितिवश काम कर सकता हूं, तो हरीश भाई तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, उम्र के दृष्टिकोण से मुझसे बड़े भी हैं और राजनीतिक रूप से भी पुराने हैं। आपने कहा कि मैं 2-2-5 करने वाला नहीं हूँ और 2-2-3 कहने वाला नहीं हूँ। मेरी याद है जब आप उस सरकार में थे हरीश रावत जी की, हम लोगों की आपके दफ्तर में मुलाकात हुई थी, तो आप कहे कि आप अपने तरीके से काम करने का आपका एक वो है, शैली है।
तो ये जो अभी जो जिस पार्टी में आप थे 2 दिन पहले तक, जहाँ से आपको निकाला गया, क्या वहाँ अब आप मानते हैं कि आप जैसे लोग वहाँ 2 और 2 5 और 2 और 2 3 नहीं हो सकता, इसीलिए आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? सब कई बार योग्यता आपकी अयोग्यता बन जाती है, आपकी क्वालिटी आपकी डिसक्वालिटी बन जाती है। लोगों को अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसी का कभी नहीं मैं किसी के खिलाफ कुछ कहता हूं, लेकिन और बिलो बेल्ट तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपके नीति आपके कार्यक्रमों के खिलाफ बोल दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो मैं कभी बोलता ही नहीं। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे कोई आरोप कभी नहीं, आप कभी मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं करता, लेकिन लोग मुझे खुद समझ में नहीं आता, लोग जो आम जन है मुझे पसंद करता है, तभी तो चुनाव जितवाता है। मुझे आप ही की कही एक बात याद आ गई कि किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो लगता है कि स्वर्ग आ जाएगा, ऐसी ही आपकी बातें भी दिख रही हैं। कुछ देर पहले आपने कुछ बातें कही कि आपको घुटन हो रही थी भाजपा में रहते हुए 4.5 साल से, और उसके पहले आपने एक बयान दिया कि 4 महीने के लिए आपको एनर्जी सेक्टर मिला वहाँ पे, और आपने बिल्कुल हालात बदल दिए, 74 की योजनाओं को भी बिल्कुल इस मुकाम पे ला दिया कि उसका उद्घाटन हो सके। और 2 दिन पहले आपने ये भी कहा कि उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म है, यह सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई। मंत्रालय आपके पास था, दोषी कौन है? मैं भी हूं, मैंने कहा मीडिया से, यानी आपने काम नहीं किया। नहीं, मैं काम नहीं, अकेले मंत्री नहीं कर सकता। देखिए मैं आ जाऊँ, नहीं, एनर्जी सेक्टर में तो अकेले मंत्री ने किया था 4 महीने में। 4 महीने में आज ऊर्जा मंत्रालय में परसों 4 दिन पहले डेली वेजेस का कर्मचारी से लेकर भयंकर बारिश में 400-500 लोग ढोल दमाव बजाकर मेरे घर पे मेरा अभिनंदन करके गए। इंप्लॉयमेंट मंत्री के रूप में मैंने विधानसभा में आंकड़े रखे, अब मेरी मजबूरी है कि मंत्री हूं तो बोलूंगा ना। मैं अपने जब अधिकारियों से समीक्षा कर रहा था तो मुझे गले नहीं उतर रहे कि, लेकिन क्या करूं, मंत्री हूं तो बोलना पड़ा कि 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। प्रशासनिक सवाल से एक बार फिर राजनीतिक सवाल पे आ जाइए। थोड़ी देर पहले प्रतिमा भी आपसे पूछ रही थी, मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपकी पुत्रवधू अनुकृति का टिकट बीजेपी में भी शर्त था और कांग्रेस के लिए भी शर्त है? ना बीजेपी में शर्त था ना कांग्रेस में शर्त है। मैंने बीजेपी में प्रहलाद जोशी से भी, मुख्यमंत्री से कहा कि उसको टिकट इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि वो हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है, और इसलिए भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वो एक मंत्री की पुत्रवधू है, इसलिए भी उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसमें प्रतिभा है, उसने जनता के बीच में काम किया है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। क्या आईएएस का लड़का आईएएस नहीं बनने के लिए नहीं बन सकता क्या? एक शिक्षक लड़का शिक्षक नहीं बन सकता क्या? एक फौजी का लड़का फौजी नहीं बन सकता क्या? ये परिवारवाद नहीं है। हाँ, परिवारवाद तब है जैसे मेरा बेटा है, उसी का हस्बैंड है अनुकृति का, और उसमें नहीं क्षमता है। मैं ऐसा नहीं, वो बीटेक के कंप्यूटर साइंस से अमेरिका से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, गुस्सेबाज है, राजनीति में बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिटिंग एमएलए वो नहीं चुनाव जीत सकता है और इस लड़की को मौका मिलता है, और मैंने कहा अगर आप कहते हो कि एक परिवार से 2 लोगों को नहीं देंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन उत्तराखंड में यशपाल आर्य जी को, उनके लड़के को भाजपा ने टिकट दिया कि नहीं दिया पिछली बार? मुन्ना चौहान, उनकी धर्मपत्नी को चक्रवर्ती से टिकट दिया कि नहीं दिया? अब किस सिद्धांतों की बात कर रहे हो? क्योंकि आज आप बहुत भावुक भी हो रहे हैं, बहुत सारी बातें आपने इशारों में कही, हालांकि पूरी तरीके से पत्ते आपने नहीं खोले। अब तो क्योंकि बीजेपी से बाहर हैं आप षड्यंत्र का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो बता दीजिए ना इस मंच से कि बीजेपी में किसने खेल खराब कर दिया आपका? अब मुझे खुद ही नहीं मालूम, मैं तो ईमानदारी के साथ नहीं, षड्यंत्र का आपने 3 बार जिक्र किया। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने कहा नहीं कि मैं खतौली में चाय पीने के लिए रुका, तो मुझे मेरे साथ के स्टाफ के लोगों ने दिखाया कि मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि आप कल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं मजाक उड़ा रहा था, मैंने कहा ये सोशल मीडिया के लोगों को क्या बिना सिर पैर की बात कहीं चला देते हैं। मैं हंस रहा था, पर मुझे थोड़ी मालूम था कि भाजपा का नेतृत्व तो इसी सोशल मीडिया की बात को सच ले लेगा। आप तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी, आप भाप नहीं पाए आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था? जो महा खिलाड़ी होता है ना, वही हारता है।
भाजपा में 96 में कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई अब अमित शाह जी, मोदी जी आ रहे मंच पे, सब लोगों के बीच में केदारनाथ में आया कि हरक सिंह जी आप कब आए, मैंने जी कल आया, कि हाँ मीडिया के लोग बहुत चला रहे थे। ऋषिकेश एम्स में आए तो मोदी ने मेरे पीठ हाथ थपथपाते कहा, हरक सिंह और कैसे आपकी हनंग चल रही है। प्रधानमंत्री और मैं जो है मैं टाइगर डे था, मैं गया, सब मंत्री खड़े थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा और उत्तराखंड के टाइगर क्या हाल है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि भाई अमित शाह जो है कितना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं किन लोगों को तकलीफ हुई होगी मेरे इन सब चीजों से। आप बीजेपी में रहे और सब कुछ अच्छा रहा, अचानक जो हुआ वो सोशल मीडिया की गलती थी, चलिए मान लिया। आप बीजेपी में किसे सबसे अच्छा नेता मानते हैं? अब मैं तो आज नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि अब चुनाव में जा रहे हैं हम लोग। देखिए मैंने कहा ना, मैं आज 1-2 महीने पहले आप कहती, जब मैं कांग्रेस में मंत्री था तब आप कहती, तो मैं आपको जवाब जरूर देता है। लेकिन आज कई बार क्या होता है कि 2+2 इसको, अब मैं क्योंकि चुनाव के मोड में हम लोग नहीं, हाँ पहले की बात और थी और अब की बात और है, अब तो जानना चाहेंगे, हर कोई जानना चाहेगा। नहीं, कुछ मामलों में देखिए नड्डा जी से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध हैं, रहे हैं, अब तो नहीं है क्योंकि निकाल दिया तो मैं कैसे कहूँगी, हैं, पास्ट हो गया। अमित शाह जी से बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, प्रधानमंत्री से भी ने भी बहुत मुझे इज्जत दी। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो भाजपा की मूल फिलॉसफी है, राष्ट्रवाद और हिंदूवाद, दुर्भाग्य से उसी धरती से भाजपा का विदाई होना तय है और इससे पूरे देश में मैसेज आएगा। मैंने नड्डा जी से भी कहा था, मैंने अमित शाह जी से कहा था कि उत्तराखंड की 5 पार्लियामेंट सीट के रूप में मत देखो आप इसको। रावत जी, आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि मैंने उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, अलग राज्य के लिए। हमने भी वो दौर देखा है 90s में, आपका जो उस दौर में जो अंदाज था। अब जबकि इतने संघर्षों से इस राज्य को हासिल किया है, तो आप इतने बड़े नेता हैं, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसे संवारें, इस पे फोकस करें? जो राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बन जाता है इस तरह की घटनाओं से, उससे बचें। क्या ये आपको लगता नहीं कि आंदोलनकारी होने के नाते? मैं तिवारी जी जब पौड़ी जिले में रामला मैदान में जनसभा हो रही थी, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था। पिछले 20 सालों में हम कुछ भी कह, देखिए मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं। दुर्भाग्य से जिन उद्देश्यों के लिए राज्य बना था, ये उद्देश्य पूरा करने में हम राजनीतिक दल के लोग, हम कार्यकर्ता सफल रहे। ये उत्तराखंड के नेताओं को रोजगार देने के लिए बन गया। यह हमारा दुर्भाग्य, हमारी कमी है। कोई एक दल दोषी नहीं, मैं भी उसके लिए दोषी हूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पिछले 20 साल राज्य बनने के उत्तराखंड के 20 सालों में किसी न किसी भूमिका में रहा हूं। मैं भी दोषी हूं, मैं मानता हूं। अगर कांग्रेस आपकी भूल चूक माफ करके आपको ले लेती है पार्टी में, तो ये आप गारंटी देते कि वो आखिरी पार्टी होगी जिसमें आप बने रहेंगे? मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा। देखिए 100% कुछ नहीं होता है। मैंने कहा था कि कल, लेकिन मेरे पूरी विश्वास साथ कह रहा हूं, उम्र भी नहीं है ना, तो देखिए मैंने कहा ना कि 10-20 साल ईश्वर ने, अगर आप सबकी दुआ हो जाए। नहीं, दुआ है सर। मैं तब सवाल पूछ सकता है 10-20 साल राजनीति करने के लिए और मिलेंगे, सेवा करने का और मौका मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा। और केवल उत्तराखंड में नहीं जी, कांग्रेस जो कमजोर हुई है, देखिए लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र के लिए अगर भाजपा जरूरी है, मोदी जरूरी है, तो कांग्रेस भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हरक सिंह रावत जी। हमारे खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में आपने उत्तराखंड के सबसे चर्चित चेहरे को सुना, देखा और तमाम सवालों के जवाब भी उन्होंने इस मंच के जरिए बेबाकी से भी दिए। घोषणा पत्र के अगले एपिसोड में एक और खास मेहमान के साथ आपकी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।